सो जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है दोस्तों? बढ़िया सर बढ़िया। आई कैन सी सौवे, कोमवीर, राहुल, गौरी, गोपेश। चलो बढ़िया बढ़िया। अजय भट्टाचार्य, वेलकम। वेलकम अजय। गुड आफ्टरनून चलो, सर। गुड आफ्टरनून। वी आर गुड टू गो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने अपना स्ट्रैटेजी सेशन किया था, और आज अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल हमारी पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विल सी द इंट्रोडक्शन कि आज की क्लास में हम एग्जैक्टली क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, कलर अगर विजिबल नहीं होगा तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कि सर ये इकोनॉमिक्स होता क्या है ना? मैं इको लिख दे रहा हूं, प्लीज डोंट रिलेट इट टू इकोलॉजी, राइट? दूसरा हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ बेसिकली इकोनॉमिक्स, ठीक है? और लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ द क्लास, राइट? तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले, सर इकोनॉमिक्स होता क्या है? लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है, राइट? एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो, जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है सबसे पहले आप पढ़ रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? अब सर अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके दिमाग में ये पॉइंट आया होगा। दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। पहला, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसके आते हैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है? पहला तो ये हो गया। दूसरा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसके बिना कोई भी कंट्री, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो, नहीं चल सकता, ठीक है? तो फॉर बेटर, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फॉर, आई एम सॉरी फॉर दिस, better understanding of our society, ठीक है? अब आ जाते हैं सर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स होता क्या है। कहीं ना कहीं आप सबको जो है चीजें पता होंगी, है ना? बट मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कराने की कोशिश करता हूं। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, राइट? इकोनॉमिक्स इज समवेयर रिलेटेड टू योर मैनेजमेंट। अब आप कहोगे सर आप हमें बिजनेस पढ़ा रहे हो क्या? नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको बिजनेस नहीं पढ़ा रहा हूं। मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? दैट हाउ टू यूज रिसोर्सेस। ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखिए एंड पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक्स है, इट इज समवेयर रिलेटेड टू योर मैनेजमेंट, ठीक है? इट इज समवेयर रिलेटेड टू योर मैनेजमेंट। किस चीज का सर? हाउ टू यूज रिसोर्सेस, हाउ टू यूज, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो यूटिलाइज, हाउ टू यूज या फिर यूटिलाइज रिसोर्सेस, राइट? अब सर रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस है बेसिकली आपके संसाधन,
कि प्रकृति के द्वारा आपको क्या क्या ऐसी चीजें दी गई हैं जिसको आप ह्यूमन बेटरमेंट के लिए और इफेक्टिव बना सकते हो और ज्यादा यूज कर सकते हो, राइट। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब होता है मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। जिस बच्चे की इकोनॉमिक्स अच्छी होती है वो मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है। एक मैं आपको कंट्री के एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, लेकिन उससे पहले आप यहां पर ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फुल इकोनॉमिक्स, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, राइट। अब एक कंट्री के एग्जांपल से समझते हैं, दुबई, राइट। बालू के सिवा वहां पर कुछ नहीं था, है ना। दुबई का वही वाला हाल था, वल्ला हबीबी, नहीं सुधरेंगे कभी भी, ठीक है। लेकिन दुबई ने किया क्या? दुबई ने लगाया थोड़ा सा दिमाग, है ना। बेसिकली दुबई ने क्या किया? दुबई ने कुछ नहीं किया, उसके पास जो रिसोर्सेस थे उसको उसने दिमाग लगाया कि हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसी यूटिलाइजेशन के दम पर आज दुबई आपका एक तरीके का ट्रांजिट हब है। ट्रांजिट हब मतलब जहां पर मैक्सिमम मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू ऊपर नीचे होती है, ठीक है। ट्रांजिट हब मतलब जहां पर जो आपकी शिप्स है, ठीक है, जो भी शिप्स हैं वो अपना रुकाव करती है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो पेट्रोल के लिए या फिर उसमें फ्यूल के लिए, बेसिकली पेट्रोल यहाँ पे गलत वर्ड हो जाएगा, फ्यूल के लिए, है ना। या आप एक तरीके से कह सकते हो कि वहां पे उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया कि टूरिज्म काफी बढ़ गया। अब जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टूरिज्म की, तो टूरिज्म से आप इसको डायरेक्टली रिलेट करोगे इकोनॉमी से, ठीक है। जब टूरिज्म होगा तो क्या होगा सर? पैसा आएगा, है ना, मनी होगा आपके पास, ढेर सारा पैसा आएगा, और इस पैसे को फिर आप किस में लगाओगे? बेटर डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल कंट्री, ठीक है, बेटर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंट्री, ठीक है। लेकिन अब मैं एक और देश का एग्जांपल लेता हूं जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, शायद ही पैसे की उसके पास कोई कमी हो। अफ्रीका महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब, आई होप आप लोग को कॉन्टिनेंट का मतलब पता होगा। जिस जिस बच्चे को पता है चैट बॉक्स में टाइप कर दो। कम ऑन, आई एम वेटिंग। पता है सर, आई नो सर, गुड, तो टाइप कर दो। पता है वो तो मुझे भी पता है, टाइप कर दो, देखते हैं कितने लोगों को पता है कॉन्टिनेंट क्या होता है। बहुत बेसिक सी चीज है, सोच लेना, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो। कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग। नहीं पता? ओमवीर, सौविक, गोपेश, क्या हो गया गाइस? A big island which consists of many countries. Continent is a massive land covered by oceans. बाकी क्या हाल है सौविक? सबके आंसर चाहिए भाई मुझे। और कौन है मीटिंग में? गौरी, गौतम सिंह, आंसर करिए प्लीज। व्हाट इज कॉन्टिनेंट? चलो ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहो, तब तक मैं आपको और कंसेप्ट समझाता हूँ। सॉरी, नॉट कवर्ड, सराउंडेड, ठीक है जया, कोई बात नहीं। लार्ज कॉन्टिन्यूअस लैंड मास,
ओके, चलो ठीक है, गुड। अब यहां पर चीजों को समझिए, ठीक है। अफ्रीका के पास खनिज की कोई कमी नहीं, उसके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, फिर भी उसको ब्लाइंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। पता है क्यों? बिकॉज मेरे हिसाब से अफ्रीका में किसी की भी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है। क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा हो, एक बात समझो, कितना भी आपके पास मनी आ जाए, अगर आपको ये नहीं पता ना कि उस मनी को यूज कैसे करना है, या फिर उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, यानी आपके पास मैंने दे दिए 10,000 रुपए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 10,000 रुपए आपको यूज कैसे करना है, या फिर आपको उस चीज को यूटिलाइज कैसे करना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपका भी हाल अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरह हो जाएगा। अफ्रीका को एक चीज यहाँ पे और पॉइंट नोट कर लो। वैसे तो जिस बच्चे ने वर्ल्ड मैप की क्लासेस अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसे पता होगा, नहीं भी पता है तो यहाँ पे पॉइंट नोट कर लो। अफ्रीका को हम कहते हैं ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। ब्लाइंड क्यों? अंधा महाद्वीप। क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी जो अर्थव्यवस्था है, दैट इज इकोनॉमिक्स है, दैट इज इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा चौपट है यार, है ना। बेसिकली वहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि हमेशा सत्ता को लेकर लड़ाई होती है। सत्ता इन दी सेंस कि पावर में मैं ही रहूंगा, है ना। इस वजह से अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट है। थोड़ा बहुत वहां पे रिलीजन का भी फैक्टर काम करता है। और जब किसी कंट्री में, स्पेसिफिक अफ्रीका के कुछ देश है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा पीछे है, जब भी किसी कंट्री में, या एक एज अ होल अगर आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो, अगर वहां पे रिलीजन वाला फैक्टर आ गया, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश है, तो उस कंट्री का बर्बाद होना तय है, राइट। बिकॉज रिलीजन किसी कंट्री स्पेसिफिक के लिए नहीं होता। आप फॉलो करो रिलीजन, आपकी अपनी मर्जी है। बट ये कह दो कि एक कंट्री एक स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करेगी, वहां से फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। हर एक चीज उस कंट्री का चौपट हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको अपने आसपास में, आसपास की कंट्रीज का दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, या ले देता हूं। सिंपल है भाई, पाकिस्तान देख लो। जब वो आजाद हुआ ना, तो उसको संविधान बनाने में 10 साल लगे। और इसी 10 साल में कोई मौलवी खड़ा हुआ, कह दिया हमारा कंट्री इस्लामिक रहेगा। कोई खड़ा हुआ कि आर्मी के पास पावर रहेगी। वहां पे आर्मी के अपने कारखाने हैं, चावल का प्रोडक्शन वहां आर्मी करती है, आर्मी के पास अपनी फैक्ट्री है। आपने यशमूर सर के डीएनए में सुना होगा कि बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी नहीं है, है ना। पाकिस्तान आर्मी के पास अपना एक देश है। एक रियलिटी बताता हूं आपको। आज ना पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है कि वो अपने यहाँ की बेटियों की शादी चाइना में करता है। चाइना वाला क्या कहता है कि शादी करके ले जा रहे हैं। डरते क्यों? सीधा बोलो ना, खरीद के ले जा रहे हैं। और उनके साथ वहां क्या करोगे हमको नहीं पता है क्या? सब पता है ना। और फिर आप भारत को सिखाते हो, जब भारत यूएन में जाता है तो आप उसको सिखाते हो कि टेररिज्म इज अ इशू दैट कैन बी सॉल्व पीसफुली। दो देश आपको बता रहा हूं, इन पे जिंदगी में भरोसा मत करना, कभी भरोसा मत करना। अगर भरोसा किया तो फिर तो भाई लगनी तय है। पहला है यूएस, दूसरा है चाइना। इनके साथ ट्रेड कर लो, इनके साथ सब कर लो, जब सामने मिले हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो, लेकिन भरोसा कभी मत करना, ठीक है। और क्यों नहीं करना ये, अगर आपने वर्ल्ड मैप की क्लासेस आप फॉलो कर रहे हो, या अगर मैं आपको इस सीरीज के अंदर जो है वर्ल्ड मैप कराऊंगा, तो बताऊंगा कि यूएस ने 1971 में हमारे साथ क्या किया था। और आज के टाइम पे यूएस किस तरीके से इंडिया को चौपट करने की फिराक में है। चाहे वो आपका टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका इकोनॉमी हो, चाहे आपकी ट्रेड हो, चाहे जो हो। इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ने के लिए हमारे रिलेशन यूएस के साथ अच्छे हैं, कि हाँ हमारी ट्रेड होती है, हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ वैसा होता है। बट अगर आप ये कहो कि यूएस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हर परिस्थिति में ये हमारा साथ देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अजया अजया भट्टाचार्य, आपको तो नॉलेज है थोड़ी बहुत इंटरनेशनल रिलेशन की, यस सर। है ना। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या चीजें समझाना चाह रहा हूँ, यस सर ऑफ कोर्स। है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? इकोनॉमिक्स सर कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स मींस, 3 टर्म में इसको डिफाइन कर लो। आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है सर। इन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, या फिर मैं यहां पे वर्ड लिख दे रहा हूं मैनेजमेंट। क्योंकि जब आपका मैनेजमेंट सही है, तभी आप मिनिमम इनपुट देकर
मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाओगे। ठीक है, राइट? ऐसे एरो डायग्राम बना लेना और इस चीज को लिख लो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब सर मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए क्या? सर मैनेजमेंट करने के लिए सर हमें पैसे तो चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस हैं। ठीक है, लेकिन उस रिसोर्सेस को अगर हमें और बेटर वे में यूटिलाइज करना है तो सर हमें बेसिक चीज जो चाहिए वो चाहिए पैसा। ठीक है, इसका मतलब कि यहां पे मैं एक और टर्म लिख सकता हूं, दैट इज मनी। अब आपकी मनी जिस जिस माध्यम से आती है, जिस जिस मीडियम से आती है, उसे हम कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। या फिर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो आप वहां पर पॉइंट लिख सकते हो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब सर ये सेक्टर बेसिकली है क्या? सेक्टर कुछ नहीं है सर, सिंपल सा समझो, जहां से पैसा आता है। ठीक है, जहां से जिस मीडियम से जिस माध्यम से पैसा आता है उसे हम डिवाइड करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी किन 3 बेसिस पर डिवाइड होती है? यस, बताइए। Sir, may I? यस यस प्लीज। Sir, there are three sectors of the Indian economy: primary, ओके, secondary, हाँ, and tertiary sector. अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा? यस सर। सर हाँ उम्मीद, बताइए। सर एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, ठीक है। सर ऑल्सो ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अच्छा भाई, मैंने क्लासिफिकेशन, मैंने उसके एग्जांपल्स नहीं पूछे हैं, मैंने 3 बेसिस सर पूछे हैं जिसपे आपके सेक्टर्स डिवाइडेड है। हेलो। हेलो, हाँ कौन है भाई ये? सर मैं राहुल। हाँ राहुल, बताइए बताइए बताइए। सर लैंड लेबर मशीनरी। नहीं भाई, आप एग्जाम्पल बता रहे हो, चलो कोई नहीं। गोपेश, गौतम, आप लोग क्या कर रहे हो? कम ऑन, पार्टिसिपेट करो। Sir, there भाविका, are three sectors: primary, हाँ, secondary, and tertiary sector. अच्छा, गुड यार, गुड, बहुत अच्छे। And चलो, agriculture comes in primary sector. हम्म, चलो ठीक है, गुड। और भाई, भाविका? सर ऑर्गेनाइज सेक्टर। भाई वो तो क्लासिफिकेशन हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर। गर्ल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करिए प्लीज, डरो मत, जो पता है वो बोलो। Sir, I'm actually so I can't hear it properly. यू कैन नॉट हियर मी प्रॉपरली, क्या हो गया भाई? सबको आवाज क्लियर है ना? Sir, यस just सर। 10 minutes. नहीं सर, मेरे को भी नहीं है आवाज क्लियर। कौन है? गौतम? यस सर। बाकी लोग बताओ भाई, आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर Yes है sir, सर, your क्लियर voice है। is हाँ audible सर and clear. क्लियर। तो गौतम आप प्लीज ना थोड़ा सा कोशिश करिए कि नेटवर्क आप शिफ्ट कर लो। Sir, I think वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्रेन में हैं, that's why नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। रवि, वेलकम रवि। चलो, तो आप सभी के आंसर्स बिल्कुल गलत हैं। क्या बोला मैंने? आप सभी के आंसर्स बिल्कुल गलत हैं। मैंने आपसे 3 बेसिस पूछे थे जिसपे हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लासिफाई किया गया। ठीक है, मैंने आपसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है वो है, बट जो क्लासिफिकेशन है उनमें से एक क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है, ना कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक बना लो डायग्राम बढ़िया सा, मैं बता रहा हूं कैसे बनाना है। इस तरीके से बना लो एक ट्राइंगल। ठीक है, जो भी आप नोटबुक वगैरह अगर लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठे हो तो और भी अच्छी बात है। यहां पे मैं लिख रहा हूं बेसिस। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेसिस। पॉइंट नंबर ए है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सर पहला ना हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। और बिल्कुल डीमोटिवेट मत होना कि आपने बेसिक से क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया। यहां पे कितनी भी गलती कर लो, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन गलत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनेशन में आपसे ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला है सर नेचर, दूसरा है
टर्म्स, या आप इसको कह सकते हो कंडीशंस। हिंदी में अगर समझना चाहो तो शर्तें, ठीक है, हिंदी में अगर समझना चाहो तो शर्तें, टर्म्स या फिर कंडीशंस। और सी है आपका ओनरशिप। लेट मी चेंज द कलर हियर। सी है मेरे दोस्त आपका ओनरशिप। ठीक है, ये तीन बेसिस हैं जिसपे आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लासिफाई किया गया है। अब नेचर में आता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर, जैसा कि अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे, वहां पे क्लासिफाई किया गया है एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको डिब्बे में बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें याद रहे। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले क्लासिफिकेशन की तरफ। सर पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, राइट। नेचर में मेरे दोस्त आती हैं तीन चीजें। नेचर में आती है मेरे दोस्त तीन चीजें। वापस से बना लेंगे ये वाला डायग्राम। सबसे पहला जो आपका आता है वो है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, पहला आपका आता है प्राइमरी सेक्टर। दूसरा मेरे दोस्त आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, और तीसरा क्या आता है मेरे दोस्त, टर्शियरी सेक्टर। आप लोग को भी अगर पता है तो चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए, ठीक है। नंबर सी पे आता है मेरे दोस्त आपका टर्शियरी सेक्टर सर। ठीक है, ओके सर। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले सेक्टर के ऊपर, दैट इज आर प्राइमरी। सर ये प्राइमरी क्या है? जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी मींस जो पहला, जो एक तरीके से बेस है, जो एक तरीके से बेसिक है। इट मींस, यहां पे अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाना चाहूं, इट इज टोटली रिलेटेड टू योर नेचर। जो चीजें आपको नेचुरल मिल रही हैं वो आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेचुरली। कीवर्ड क्या है मेरे दोस्त यहाँ पे, नेचुरली। ठीक है, अब सर इसका हमें एक एग्जांपल दे दीजिए, नहीं तो जो है हमें कम समझ में आएगा। तो एग्जांपल है मेरे दोस्त इसका एग्रीकल्चर, है ना। अब आप कहोगे सर एग्रीकल्चर में तो जो है हम फर्टिलाइजर खुद से डालते हैं, और जो है जो भी हमें फसल वगैरह लगानी हो तो खुद से ही लगाते हैं, नेचर तो सर हमें कुछ नहीं देता। मेरे दोस्त यहाँ पे जब मैंने पॉइंट मेंशन किया कि इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, ठीक है, नेचर किस टर्म्स में, ऑन द टर्म्स ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि जो भी चीज आप करोगे उसका टाइम आपने डिसाइड कर सकते, कितनी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, कितनी प्रोडक्शन होगी वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, और आप उसकी जगह नहीं डिसाइड कर सकते। अब एक आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। गेहूं, कितने लोग गेहूं के बारे में जानते हैं? आई होप रोटी वगैरह तो सभी खाते होगे भाई, है ना। सब लोग जानते हो गेहूं के बारे में। यस सर। Yes, sir. यहां पे मैं एक वर्ड लिखता हूं गेहूं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूं गेहूं। मात्रा उतरा देख लेना भाई, मेरी हिंदी वैसे भी बहुत ठीक है। आप इसको लगा लो नवंबर में, लेकिन कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, इसको मार्च एंड से पहले आप नहीं काट सकते। वैसे तो अप्रैल में कटाई होती है, लेकिन कितना भी दम लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, मार्च एंड से पहले कटाई नहीं हो सकती। तो क्या इसका जो टाइम है वो आप डिसाइड कर पा रहे हो? नो सर। नहीं। नो सर। आप अगर चाहो कि मैं नवंबर में डाल दूं और जनवरी में निकाल लूं, ऐसा हो जाएगा क्या? आप कहोगे नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है जो नेचर ने डिफाइन कर रखा है, कि इतने दिन अगर आप इस टाइम पे गेहूं लगाओगे तो इतना पर्टिकुलर टाइम उसको चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो ना तो आपके हाथ में टाइम है। अब आप कहोगे सर जो है ना प्रोडक्शन मेरे हाथ में है, एक बार में भाई आप अनलिमिटेड लगा सकते हो क्या? मैं कह दूं कि 1000 कुंटल गेहूं आपको तैयार करना है, कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अभी 1000 कुंटल कहाँ पे हम कैसे तैयार कर लेंगे? उसका प्रोडक्शन तो हमारे हाथ में नहीं है, हम एक लिमिट तक ही लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि मेंटेनेंस हम एक लिमिट तक कर सकते हैं,
उसकी मैनेजमेंट हम एक लिमिट तक कर सकते हैं। तीसरी चीज है प्लेस। मैं आपसे कहता हूं चलो भाई चलते हैं कश्मीर, और कश्मीर में लगा देते हैं गेहूं। और दूसरे साइड में आपसे कहता हूं कि चलो यार ओमवीर को ले लिया और राहुल को ले लिया, आ जाओ अपने यूपी बिहार में लगा देते हैं गेहूं। तो गेहूं की फसल कहां ज्यादा अच्छे से होगी? आंसर इन दी चैट बॉक्स। कम ऑन गाइस, आंसर इन दी चैट बॉक्स तो जल्दी से। सर मैंने ओमवीर को ले लिया और राहुल को ले लिया, और आ गया लखनऊ, या आपका जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला इलाका है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यहां से मैंने गौतम सिंह और सौविक को भेज दिया कश्मीर। तो गौतम और सौविक जो गेहूं लगाएंगे वो अच्छे से होगा, या फिर ओमवीर और राहुल जो गेहूं लगाएंगे वो अच्छे से होगा? बताओ सर। यूपी बिहार सबका यही आंसर है भाई। यस सर। यूपी बिहार में गेहूं अच्छे से होगा। क्यों अच्छे से होगा? क्योंकि उसका जो सूटेबल क्लाइमेट है, जो उसकी जगह है, वो डिफाइन है कि अच्छा, यूपी बिहार में ना हमें वो क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं, रेनफॉल की अमाउंट मिलती है, हमें वैसा टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से वहां पे गेहूं का उत्पादन अच्छे से हो जाएगा। वही मैं आपको भेज दूं कश्मीर, आप कहोगे सर कश्मीर में ना तो क्लाइमेट वैसा है, ना तो सर टेम्परेचर वैसा है, और प्रोडक्शन के लिए सर एरिया भी उतना नहीं है, राइट? तो यहाँ पे ना तो आप टाइम डिसाइड कर पा रहे हो, ना ही प्रोडक्शन, ना ही प्लेस। तो अल्टीमेटली ये आ गई आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, और जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, कल को अगर आपसे एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो किस सेक्टर में हमारा सबसे ज्यादा फोकस था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त प्राइमरी सेक्टर। सॉरी फॉर दिस, आपका आंसर होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडिया का सबसे ज्यादा फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, उस टाइम इंडिया का सबसे ज्यादा फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। अब प्राइमरी सेक्टर में आपकी कई सारी चीजें आती हैं। बेसिकली आपने एक टर्म सुना होगा पशुपालन, एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे पूछा जाता है, वो भी बता दूंगा। पशुपालन किस किसने टर्म सुना है? जानवरों को पालना। किसी ने डॉग पाल लिया, किसी ने गाय भैंस पाल लिया, ठीक है, किसी ने बतख पाल लिया, कुछ भी पाल लिया। तो बेसिकली जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ये किस सेक्टर में आती है मेरे दोस्त? ये भी आती है सर आपके प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? एक बात बताओ, आप दूध निकाल रहे हो किसी गाय से, 100 लीटर निकाल लोगे क्या? आप कहोगे नो सर, 100 लीटर कैसे निकाल लेंगे? उसके लिए तो ना मतलब एक सिस्टम डिफाइन है कि हम इतना ही दूध उससे निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हॉस्टाइल गाय है तो बात अलग है। ठीक है, उसमें बेसिकली ह्यूमंस ने इस तरीके की चीजें इंजेक्ट करके रखी हैं कि वो 100 लीटर तक दूध दे सकती है। मैं यहाँ पे नेचुरल गाय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी उसमें आर्टिफिशियल तरीके से चीजें नहीं यूज करी गई। तो क्या वो 100 लीटर दूध दे पाएगी? द आंसर इज नो। किस टाइम पे वो दूध देगी, क्या ये आप डिसाइड करोगे कि मुझे 4 से 5 के बीच में दूध चाहिए, तो गाय लो मैंने निकालना शुरू कर दिया, अब तुम 4 से 5 के बीच में मुझे दूध दो? ये नो सर, टाइम भी हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाला सिस्टम है, इसको डाला गया प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, और अभी ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी जब आप सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ लोगे। तो बेसिकली जैसे कोल है आपका, ठीक है, कोल की माइनिंग। अब मैं कह दूं कि जो आपका कोयला है, कोयला आपको मिलेगा सिक्किम में। ओके सर, कैसी बातें कर रहे हो, सिक्किम में कोयला कैसे मिल सकता है? कोयला सर हमें या तो झारखंड में मिलेगा या मध्य प्रदेश के सिंगरौली वाले इलाके में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर उसका ना एक प्लेस डिफाइंड है ना, उसका सर एक जो प्रोडक्शन यूनिट है वो डिफाइंड है। किसी भी जगह पे हमें सब तरीके के मिनरल्स नहीं मिल सकते, बिकॉज हर मिनरल की अपनी खासियत है। तो मैं अगर ये कहता हूं कि कल को अंजनी भैया उठ के चले गए मध्य प्रदेश के सिंगरौली में और उन्हें कोल निकालना हुआ, तो ये भी आ गया आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, माइनिंग प्राइमरी सेक्टर के अंदर, बट माइनिंग करने के बाद जो चीज आपने कोल से बनाई फैक्ट्री के अंदर, वो आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब यहां पे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, ध्यान से समझना। 2 वर्ड लिख रहा हूं, इस 2 वर्ड से जितनी चीजें रिलेट कर सकते हो वो सब का सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है।
पहला वर्ड है कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी सेक्टर में या तो किसी चीज का निर्माण होगा, ठीक है, या तो किसी चीज का दोबारा से निर्माण होगा। कंस्ट्रक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन, या फिर आप इसमें डाल सकते हो सिंपल सा समझने के लिए इनोवेशन, ठीक है। जहां पर किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब निर्माण से आप जितनी चीजें दिमाग में बैठा सकते हो बैठा लो। एक मैं आपको आपके लिए लिख दे रहा हूं, दैट इज योर फैक्ट्री, ठीक है। जो भी आपकी फैक्ट्रीज होती है उसमें बेसिकली क्या होता है मेरे दोस्त, चीजें बनती हैं, चीजों का निर्माण होता है, और उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो आपको कहां से मिलती हैं, रिसोर्सेज आपको मिलती हैं प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से आपने चीजें उठाई, उसको ले गए सेकेंडरी सेक्टर में और उसका कर दिया निर्माण, उसको बेसिकली और यूटिलाइज कर दिया। इससे नहीं समझ में आ रहा तो इस एग्जांपल से समझो। ये सपोज आपने यहां पर आलू की खेती कर रखी है, ये है आपका प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल। इस खेत में आपने आलू की खेती कर रखी है। अब यहां पे आपने बना लिए बढ़िया से जो है आलू वगैरह उगा लिए। फिर इस पोटैटो का आपने क्या किया, इस पोटैटो का सर आपने किया कुछ नहीं किया, इसको लेके आप चले गए फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। ये रही आपकी फैक्ट्री। इस फैक्ट्री ने क्या किया, इस पोटैटो को बना दिया चिप्स। चिप्स आप सबने बहुत खाया होगा। कौन सा चिप्स पसंद है भाई? ओमवीर कोई तो बता दो कौन सा चिप्स पसंद है? सर ले सर लेस के। लेस। अच्छा, लेस सबको सर लेस ही लेस। पसंद है। कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं वाला कौन था? मैं था। कम से कम झूठ तो सही से बोला करो यार ओमवीर, क्या कर रहे हो? चिप्स किसको नहीं पसंद होता भाई, हैं? बचपन में सब इसी के लिए रोते हो। चलो कोई नहीं, वैसे मेरा फेवरेट अंकल चिप्स है, मसाले वाला। चलो फिलहाल जोक सपाट, पोटैटो गई आपकी फैक्ट्री में, इन्होंने बना दिया इसका चिप्स, ठीक है। तो बेसिकली चिप्स बनाने के लिए आपको मटेरियल कहां से मिला? सर हमें मिला ये खेत से। तो जो आपका पोटैटो आया वो आया प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। वो आया मेरे दोस्त आपका प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। वो आया आपका प्राइमरी सेक्टर से। और जो आपका चिप्स था, जब ये पोटैटो आपका बन गया चिप्स, तो चिप्स चला गया आपका बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग हुई चिप्स की। याद रखना मैं यहाँ पे टर्म लिख दे रहा हूं प्रोडक्शन। चलो मैन्युफैक्चरिंग क्या, यहाँ लिख दो प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हुआ आपके चिप्स का वो चला गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि सर आपने कर लिया पोटैटो उगा भी लिए, पोटैटो भेज भी दिया फैक्ट्री में, उसका चिप्स भी बन गया, लेकिन हमें अल्टीमेटली पैसा कब मिलेगा? जब वो चिप्स बिकेगा, राइट। अब बिकने के लिए क्या चाहिए सर? बिकने के लिए आपको चाहिए मेरे दोस्त, ये चिप्स आप लेके जाओगे किसी दुकानदार के पास, ठीक है, या आप इसको ले जाओगे मार्केट के अंदर, है ना। मार्केट के अंदर आप इसे ले जाओगे, किसके थ्रू ले जाओगे? मार्केट में आप ले जाओगे थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मार्केट में आप इसको लेके जाओगे थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक और वर्ड, दैट इज मार्केटिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब आपका किस सेक्टर के अंदर आता है मेरे दोस्त? ये आता है सर आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली कर क्या रहा है? किसी भी तरीके की प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो बस हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे दोस्त? मदद कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड लिख दूं कि ये बेसिकली क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर्विस। कौन है भाई? ये अपना माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है पीछे से। गौतम सिंह प्लीज मेरे दोस्त क्लास डिस्टर्ब मत करिए। टर्शरी में मैं अगर एक वर्ड लिख दूं सर्विस प्रोवाइडर, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि सर जो सर्विस दे रहा है, जो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, कि प्राइमरी से हमने ले लिया आलू,
सेकेंडरी में हमने बना दिया चिप्स। अब फाइनली हमें पैसा कब मिलेगा? जब वो चिप्स बिकेगा। हम उसको ले गए सर, मार्केटिंग की हमने उसको मार्केट में ले गए, दुकानदार को दे दिया थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन, उस दुकानदार ने उसको लिया, उसको बेचा, ये आ गया आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और याद करा देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन हुई। अच्छा, ये चीजें आपको क्लियर है ना, टर्शरी सेक्टर वाली? क्लियर है यार तो थम्स अप दे दो। यस सर। Yes, नहीं sir. क्लियर है वो भी बता दो। सब लोग बोलो भाई, 11 बंदे हो क्लास में, सबकी आवाज चाहिए। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? चलो, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब बंदा तो लेके जा रहा था भाई चिप्स को ना लखनऊ, लेकिन रास्ते में हो गया उसका एक्सीडेंट। रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। अब जब एक्सीडेंट होता है तो क्या दो चीजें सबसे पहले होती है? एक आपका हॉस्पिटल आएगा, ठीक है, एक सबसे पहले आपका जो है एम्बुलेंस से आप हॉस्पिटल जाओगे तो पहले हॉस्पिटल, दूसरा हो गया आपकी पुलिस आएगी। तो हॉस्पिटल और पुलिस ये दोनों किस सेक्टर के अंदर चले गए? टर्शरी सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे दोस्त? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने वहां पे इसीलिए की टर्म्स लिख दिए हैं ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ। अब हॉस्पिटल में गया, टांग वगैरह टूटी हुई है, अच्छा खासा बन गया बिल, घर पे फोन किया, किसके थ्रू फोन किया? मोबाइल के थ्रू। तो मोबाइल कम्युनिकेशन, क्या मेरे दोस्त? मोबाइल कम्युनिकेशन, ये भी आपका आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। मोबाइल पे फोन किया, बोला सर पैसे भेज दो, पैर वैर टूट गया है, इलाज के लिए पैसे चाहिए, पैसे भेजे गए बैंक के थ्रू। तो बैंक आपका आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, बैंक आपका आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, एक एक चीज आपकी आती है टर्शरी सेक्टर के अंदर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर, एग्जाम्पल्स ऑफ टीएस लिख दे रहा, चलो टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर है। ये डायग्राम क्लियर है मेरे दोस्त? जल्दी से Yes. बताएंगे, यस सर, क्लियर है। यस सर। है ना? डायग्राम क्लियर है आपको? Yes, sir. जो आप जॉब की बात करते हो, है ना, कि सर मुझे ना जॉब चाहिए, चाहे आर्मी में दे दो सर, चाहे एसएससी में दे दो सर, है ना, कहीं पे भी हमें जॉब चाहिए। तो बेसिकली जो भी आपका जॉब है, जॉब में आप क्या करते हो? किसी ना किसी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हो। आर्मी में जाओगे तो पब्लिक वेलफेयर की लिए काम करोगे, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखोगे, देश के लिए काम करोगे, राइट? एसएससी वगैरह में जाओगे, जीएसटी इंस्पेक्टर बनोगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट में अपना योगदान दोगे। तो बेसिकली जो आपकी जितनी भी जॉब्स हैं वो आती है आपके टर्शरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, जो आपकी जॉब्स हैं वो आती हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर। ये डायग्राम अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप देंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फिर से। सबको क्लियर है भाई? हाँ, गौतम सिंह, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, अजय आपको कोई डाउट है? No, sir. चलो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। प्राइमरी सेक्टर क्या है? जहां पे हम नेचर पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, जहां पे टाइम, प्रोडक्शन और प्लेस के लिए हम किसी ना किसी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट है। सेकेंडरी सेक्टर क्या सर? जहां से भी आपको ये फील आए कि यहाँ पे किसी चीज का निर्माण हो रहा है, कोई चीज बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, या किसी भी तरीके का इनोवेशन हो रहा है, वो आप डाल दोगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज। टर्शरी कुछ नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प करती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर अगर आज के टाइम पे कोई है तो वो है टर्शरी सेक्टर, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है सर्विस। आलू ले लिया, खाली आलू का क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा चोखा बना के खा लोगे, सब्जी बना के खा लोगे, लेकिन आलू उगा लिया सर ढेर सारा। अब सिंपल आलू या तो बेच दो, या फिर उसको आप ले जाओ सेकेंडरी सेक्टर के अंदर फैक्ट्री में, उसका बना दो चिप्स। अब वो ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। अब चिप्स के लिए सर आपको वो चिप्स है, आपने लखनऊ में उसको बनवा लिया, अब आपको दिल्ली पहुंचाना है, तो यू नीड अ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपने पहुंचा दिया दिल्ली। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस था ये आ गया आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर, बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर।
टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए। इसको इसी तरीके से याद रखना, तभी याद रहेगा। क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर लेके जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो दो चीजें होंगी, एक हॉस्पिटल, एक पुलिस। तो हॉस्पिटल और पुलिस दोनों कहां पे आ गया, टर्शरी सेक्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि ये आपको आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर उस बेचारे के पैर वगैरह टूट गए, उसने घर पे फोन किया। अब जब घर पे फोन किया तो मोबाइल के थ्रू किया, देन मोबाइल कम्युनिकेशन इज इन टर्शरी सेक्टर। फिर उसको कुछ पैसे वगैरह चाहिए थे, तो पैसे के लिए बैंक का इस्तेमाल हुआ, तो बैंक कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। एक चीज जो आपको इन सब में कॉमन दिखेगी, वो दिखेगी सर कि ये सब के सब किसी ना किसी तरीके से हमें दे रहे हैं सर्विस, यानी सर्विस प्रोवाइडर आपका आएगा टर्शरी सेक्टर के अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हमारा दूसरा फैक्टर क्या था, दूसरा फैक्टर हमारा पहले नेचर हो गया, इसको कर दो टिक। दूसरा फैक्टर था सर हमारा टर्म्स। हाँ, कौन है भाई, भाविका जी बताइए। हाँ सर, स्कूल कॉलेजेस वो भी टर्शरी सेक्टर में आएंगे ना फिर? स्कूल एंड कॉलेजेस, सी वो डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, इसको आप सेकेंडरी सेक्टर में नहीं गिन सकते। 101% ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन ओनरशिप में जब आप देखोगे तब ये चीजें डिफर करती हैं। क्योंकि अगर स्कूल आपका प्राइवेट है तो वो चला जाएगा ओनरशिप के अंदर प्राइवेट में। ओनरशिप मतलब मालिक कौन है, सिंपल ऐसे समझो, ओनरशिप मतलब मालिक कौन है। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस आपके आते हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर। फिलहाल के लिए आप इतना समझो, बाकी मैं अभी आपको आगे समझा देता हूँ। ठीक है भविका, क्लियर है? यस सर। हाँ, स्कूल कॉलेजेस भी भाई आपके टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं, बिकॉज वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ये भी टर्शरी सेक्टर है। क्यों, क्योंकि मैं आपका कुछ बना थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूं ना पढ़ाई करने में। सो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आ जाता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। अब हम अपना देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हेडिंग डाल लो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एंड मैं एक चीज कह रहा हूं, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेगी। ठीक है, क्लास शुरू होने की टाइमिंग फिक्स है, खत्म होने की टाइमिंग फिक्स नहीं है। वैसे भी शुभम सर की क्लास 3 बजे है, तो 1 घंटा आप लोग फ्री हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसमें 3 चीजें याद रखो। 3 मैं आपको यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं, वो 3 चीजें याद रखो। पहला पॉइंट लिखो सैलरी, दूसरा पॉइंट लिखो हॉलीडेज, छुट्टियां या फिर वैकेशंस, हॉलीडेज। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो टाइमिंग, यानी काम करने का समय। ठीक है, 3 पॉइंट लिख लिए, सैलरी, हॉलीडे, टाइमिंग। अगर ये तीनों चीजें आपकी फिक्स हैं, मैं कहता हूं अपना रवि ये चला गया बढ़िया से बन गया लेफ्टिनेंट ओटीए के थ्रू। तो रवि की एक सैलरी, जो सैलरी है ना, जो पैसा उसको मिलना है वो फिक्स है कि रवि को उसके कमीशन के बाद इतना पैसा मिलेगा। उसकी छुट्टियां फिक्स है ना, कि सर जो है हमें एटलीस्ट साल में जो है 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, 50,000। अरे भाई तू 50 लाख ले ले यार, चलो नंबर आप अपने हिसाब से इमेजिन कर लो। ठीक है, छुट्टियां फिक्स हैं, उसकी टाइमिंग भी फिक्स है कि अच्छा रवि अगर आर्मी के अंदर गया ना तो उसको 8 से 10 घंटे काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि रवि से वो, वैसे तो देखो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइमिंग तो फिक्स है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात, कि एक आईपीएस ऑफिसर है, उसकी सैलरी फिक्स है, उसको इतने दिन छुट्टी वो ले सकता है, वो फिक्स है। एंड उसकी टाइमिंग फिक्स है कि सर 9 बजे ऑफिस में आएंगे और शाम को 5 बजे चले जाएंगे। तो अगर ये आपकी फिक्स है तो आप हो अंडर दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसा कि नेम से क्लियर है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर यही सारी चीजें नहीं फिक्स हैं, आप काम कर रहे हो एक किराने की दुकान पे, वैसे तो किसी के इतने बुरे दिन नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, लेकिन सपोज मान लो कि आप काम कर रहे हो किराने की दुकान पे, तो क्या आपकी सैलरी फिक्स है?
कहेगा नहीं, है ना। आपकी सैलरी नहीं फिक्स है, अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो आपको 5-6 हजार रुपए दे देगा, अगर उसको उसका सामान उतना नहीं बिका तो कहेगा भाई 2-3 हजार में खुश है। क्या आपका वहां पे फिक्स हॉलीडे है कि नहीं, संडे को मुझे हॉलीडे मिलेगा ही मिलेगा? कहोगे नो सर। टाइमिंग फिक्स है क्या कि मैं किराने की दुकान पे सुबह जाऊंगा 8 बजे एंड 12 बजे आ जाऊंगा? नहीं, वो सुबह दुकान खोलेगा एंड जब तक उसका मन करेगा वो दुकान खोल के रखेगा, आपको वहां पे बैठना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपके लिए कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई चीज आपकी फिक्स नहीं है। या सपोज आप वड़ा पाव पसंद है भाई सबको, कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना। वड़ा पाव आप बना रहे हो तो क्या वड़ा पाव में आपकी सैलरी फिक्स है? No, sir. 10,000 रुपए महीना मिलेगा, ये क्या फिक्स है? अच्छा, क्या हॉलीडे फिक्स है कि नहीं? है ना, गवर्नमेंट No, ने sir. अप्रूव किया है कि हमारा हॉलीडे फिक्स होना चाहिए। नहीं। टाइमिंग फिक्स है क्या? No, sir. टाइमिंग भी नहीं फिक्स है। तो अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें फिक्स नहीं होती, ठीक है, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहा हूँ, जब ये सारी चीजें फिक्स नहीं होती हैं तो आप काम कर रहे हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं, है ना, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, राइट। अब आपके जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो आते हैं आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसा कि अभी भाविका ने पूछा कि सर गवर्नमेंट स्कूल वगैरह का क्या सीन है या स्कूल का क्या सीन है, तो जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है ना, वो आते हैं आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि वहां चीजें ऑर्गेनाइज है कि आपको 10 बजे आना है, 4 बजे जाना है, इतने दिन आप छुट्टी ले सकते हो एंड 50,000 रुपए आपकी सैलरी फिक्स है। लेकिन अनऑर्गेनाइज में आप 5 साल काम कर लिया आपने, अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हो तो 25-30 हजार दे रहे हैं, नहीं तो 5-10 हजार में भी टीचर रखे जाते। तो जो आपके प्राइवेट स्कूल है, एक तरीके से वो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, बिकॉज वहां ना आपका हॉलीडे फिक्स है कि सर जो है मंडे को हमें मन किया, हमने ले लिया हॉलीडे। नहीं भाई, है ना, बगावत करके लेना हो तब तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। लेकिन एक तरीके से अगर ये हो कि संडे संडे छोड़ दिया जाए तो आपका हॉलीडे फिक्स नहीं, कि आपको ना हम 14 दिन की छुट्टी देते हैं साल में। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिनके फादर होंगे उन्हें पता होगा, और जिन्हें नहीं पता वो आज जान लो, कि 14 दिन आप साल में कभी भी छुट्टी ले सकते हो। एक साल के अंदर आपको 14 दिन ऐसे दिए जाते हैं जहां आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो। क्या ये फीचर आपको प्राइवेट स्कूल के अंदर मिलेगा? यस और नो? No, sir. प्राइवेट स्कूल में आप देखोगे टीचर सुबह आते हैं 8 बजे, शाम को 5-5 बजे तक भी काम करते हैं। सर, जी, आप किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? मैं ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। हाँ, बट आप कंपेयर स्कूल का कंपेयर किससे किया, वो जरा सुनाई नहीं दिया। गवर्नमेंट स्कूल ऑर्गेनाइज सेक्टर में हाँ, आते हैं, हाँ, फिर उसका कंपेयर किससे किया आपने? प्राइवेट स्कूल से। ओके सर। प्राइवेट स्कूल में, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में कोई ऐसा कर सकता है क्या कि आप 8 बजे आए, आपको 12 बजे छुट्टी है, लेकिन आपसे जबरदस्ती बैठा के काम करवा रहा है शाम को 4 बजे तक? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सरकार ने टाइमिंग फिक्स कर रखी है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ये सारी चीजें ऐसा मत समझना कि सर जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें भी ऐसा होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को मिलने वाली फैसिलिटीज से कंपेयर किया है। हाँ, ऑफ कोर्स, वेरी गुड रवि, ये बंदा जाएगा अपना ओटीए, है ना, 1/11 गोरखा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। सिंपल से समझो कि ये सैलरी, हॉलीडे, टाइमिंग, अगर ये आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में मिल रही है तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। अनऑर्गेनाइज है, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो। ये हो गया ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स। अब लास्ट देख लेते हैं, ये है आपका ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना किसके पास है, ओनर कौन है, मालिक कौन है ना। ऑन दी बेसिस ऑफ, ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसको क्लासिफाई किया जाता है मेरे दोस्त दो बेसिस पे, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक।
अब ना यही चीज मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत बेकार लगती है, चीजों को घुमा के बोलना, है ना। अरे सीधा बोलो ना यार, जो गवर्नमेंट ओन करती है वो पब्लिक है, और जो आपका ये ओन करती है प्राइवेट, कोई मालिक आपका ओन करता है, वो आपका प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। तो दो बेसिस पे इसमें आप क्लासिफिकेशन कर लो, एक हो गया प्राइवेट, एक हो गया पब्लिक। प्राइवेट अगेन वही सारी चीजें, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह ये आपका आता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है वो आपके आते हैं पब्लिक के अंदर, है ना। यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक के बीच में क्लासिफिकेशन होता है। पब्लिक इन दी सेंस सार्वजनिक, कंफ्यूज मत होना, जिस चीज का मालिकाना यानी जिस चीज की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है वो आ जाता है आपका पब्लिक के अंदर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गवर्नमेंट, लाइक आपके गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज आपकी हो गई जो गवर्नमेंट के अंडर आती है। वैसे तो यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर वगैरह होते हैं, एंड वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होती है। तो यूनिवर्सिटीज जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, डीयू हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आप क्लासिफाई कर सकते हो पब्लिक के अंदर, ठीक है। प्राइवेट में भी आपकी कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है। अब ऐसा मत समझना कि सर प्राइवेट आपने कह दिया तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अगर उसमें आपको कभी जॉब करने का मौका मिले तो आंख बंद करके चले जाना। क्यों? क्योंकि प्राइवेट तो है वो, बट प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, राइट। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, राइट। 3 डायग्राम मैंने आपको दिए बना के, एक यहाँ पे ये वाला डायग्राम, एक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर से रिवीजन करा देता हूँ। 3 बेसिस पे क्लासिफाई किए गए। आज के बाद कोई पूछे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मत रखने लग जाना। 3 बेसिस पे क्लासिफाई किए गए, पहला है नेचर, दूसरा है टर्म्स, तीसरा ओनरशिप। नेचर के टर्म्स में मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। आलू खेत से उगा लिया, प्राइमरी। फैक्ट्री में चिप्स बना दिया, सेकेंडरी। उसको ले गए ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू बेच दिया, वो हो गया टर्शरी सेक्टर। ये आपके एग्जांपल्स, ट्रांसपोर्टेशन के भी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स 3 चीजें, सैलरी, हॉलीडे, टाइमिंग। फिक्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर, नहीं फिक्स है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक मींस जिसे गवर्नमेंट ओन कर रही है, जिसका मालिकाना गवर्नमेंट के पास है, वो आ जाएगा पब्लिक में। प्राइवेट में आपके, आप देख लो भाई, जो भी आपका ओनर वगैरह हो, ठीक है। कंपनी हो सकता है प्राइवेट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्राइवेट कंपनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगी। कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सेल्स लिमिटेड, ठीक है। ये सारी जो आपकी कंपनीज हैं ये प्राइवेट होने के बावजूद आती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ 3 चीजें ऑर्गेनाइज है, सैलरी, हॉलीडे एंड टाइम। ये रिलेशन सबको क्लियर है? Yes, sir. सर यस सर। ये रिलेशन सबको क्लियर है? तो मुझे 1 मिनट का Yes, sir. टाइम दो। यस सर। ये भाई ऊपर कहां से चला गया, इसको नीचे लाना पड़ेगा। ये भाई आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, है ना। क्लास की टाइमिंग वैसे खत्म होने वाली है, तो यहाँ पे मैंने, अरे भाई ये किसने दिए यार, इसको ऊपर किया था मैंने। चलो कोई नहीं, मैं आपको ये करेक्ट करके भेज दूंगा, है ना। ये चीजें थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गई हैं, इसको ऊपर करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज मैं आपको भेज दूंगा। यहां तक था आपका कंसेप्ट, और लास्ट की 2 स्लाइड पे आपके हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके आंसर इसका पर्सनली भी भेज सकते हो या फिर ग्रुप के ऊपर भी भेज सकते हो। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर। आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आई होप आपको चीजें क्लियर हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? यस सर यस यस सर। सर। इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है? Yes, sir. क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी आपके पास रिसोर्स हो, अगर आपको उसकी मैनेजमेंट नहीं पता, कैसे मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है वो नहीं पता, तो आपका भी हाल होगा अफ्रीका वाला, नहीं तो दुबई। वल्लाह अभी भी सुधरेंगे नहीं कभी भी। वो भी इतना डेवलप हो गया क्यों? सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत रिसोर्स था उसको यूटिलाइज करके, मिनिमम इनपुट डाला, मैक्सिमम आउटपुट निकाला।
अफ्रीका, बहुत ढेर सारा इनपुट है, लेकिन आउटपुट कैसे निकालना वो उन्हें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो उनकी मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा वीक है। उन्हें भी इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच करना चाहिए वाईएमए का। चलो ठीक है, तो आज हमने ये 2 पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए। 5 मिनट में लूंगा आपके क्वेश्चंस, उसके बाद फिर मेरी क्लास है एनडीए बैच के अंदर। ठीक है, ये हो गया अपना भाई व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीट। क्विज क्वेश्चंस आप लोग मुझे करके भेज देंगे। पीडीएफ अभी क्लास के 1 घंटे बाद आपके पास पहुंच जाएगी। अब लेट मी स्विच ऑन माय वीडियो, फिर मैं ले लेता हूं आपके कुछ क्वेश्चंस एंड देन आई विल लीव फॉर एनडीए बैच। हाँ जी, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा, बिकॉज ना उनके भी क्लास की टाइमिंग हो रही है। तो बताइए जिसके जो भी डाउट्स हैं। सर। हाँ, कौन है भाई ये? राहुल। हाँ राहुल, बताइए। सर आपने बोला कि बैंक टर्शरी सेक्टर में जाएगा, क्या नेचर में। टर्शरी में जाएगा? बैंक बैंक हाँ, बैंक टर्शरी में जाएगा बिकॉज वो सर्विस प्रोवाइड करता है। सर क्या वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आ सकता है? सी, अब जैसे आपका प्राइवेट बैंक होते हैं ना, बैंक प्राइवेट, यस ठीक सर। है, बैंक गवर्नमेंट भी होते हैं। यस सर। ओके, गवर्नमेंट बैंक जो है उसको आप डालोगे अंडर दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन जो आपके प्राइवेट बैंक है वो डिपेंड करता है कि उसमें चीजें ऑर्गेनाइज है या नहीं। अगर आपको कोई प्राइवेट बैंक का नाम पता है, अगर आपको उसमें चीजें ऑर्गेनाइज लगती हैं तो डाल दो ऑर्गेनाइज में, लेकिन ऑफिशियली पूछोगे कि सर ऑर्गेनाइज में डालना चाहिए अनऑर्गेनाइज में, तो अगर गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही है तो डाल दो ऑर्गेनाइज में, अरे सॉरी अनऑर्गेनाइज में, सॉरी फॉर दैट। गवर्नमेंट का अगर उस पर कंट्रोल नहीं है तो डाल दो अनऑर्गेनाइज में, कंट्रोल है तो डाल दो ऑर्गेनाइज में। क्लियर है? हाँ, बाकियों को भाई कोई डाउट नहीं है? कौन कौन है भाई क्लास में, पहले ये भी देख लो। चलो मैं पूछ लेता हूँ। गौतम सिंह, एनी डाउट्स? नो सर। गोपेश? नो गोपेश को भी नहीं डाउट है। चलो टेस्ट आने दो भाई, तब बताते हैं। डाउट्स नहीं रहते ना तुम लोग के। अजय भाई, आपको कोई डाउट है? No, sir. चलो, भाविका, एनी डाउट्स? नो सर। अच्छा ठीक है, राहुल का हो गया। गौरी, एनी डाउट्स? नो सर। क्लियर है सब कुछ? हाँ जी। चलो गुड। सौविक? हाँ सर। हाँ बताओ क्या डाउट है? हाँ सर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अच्छा क्लियर है। रवि? क्लियर है तो भाई चैट में आप टाइप कर दो अगर बाहर हो तो। चलो यार, ये देखो सर, आप जाते जाते एक सवाल पूछ लो ना प्लीज। अच्छा, ये मेरा नंबर है, वेट गलत हो गया, 8840006067। आप सबके पास ये नंबर होगा, नहीं है तो ये ले लो। कोई भी डाउट होगा तो इस पे टेक्स्ट कर लेना। और सवाल, प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा या अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Unorganized अनऑर्गेनाइज sector. सेक्टर। अनऑर्गेनाइज। चलो बढ़िया है, बाकी सवाल आपको इसमें भी मिल जाएगा। एंड अभी क्विज सर। सेक्शन चालू होने वाला है शाम से। हाँ भाई, कौन है? सर सर ये आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह है सर, ये ऑर्गेनाइज में सर, ऑर्गेनाइज में सर ये? आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? सर वही कंफर्म नहीं है ना सर, आर्मी का होता है सर इसमें? आर्मी क्या है? सर पब्लिक ऑर्गेनाइज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है आर्मी के ऊपर, यस सर। तो रिलेट कर लो भाई, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ये।
आर्मी स्कूल के अंदर सैलरी फिक्स होती है, टाइमिंग फिक्स होती है, और आपका तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, हॉलीडे हॉलीडेज भी फिक्स होते हैं। वेरी गुड गोपेश, बढ़िया भाई, गुड। ओटीए वाले हो, आईएमए वाले हो गोपेश? IMS सर। चलो तब आईएम में चले जाओगे आप, बढ़िया है, ऐसे क्लास में ध्यान दिया करो। ठीक है, हॉलीडे वहां पे फिक्स है। लेकिन अब स्कूल उठा लो, देखो कहना नहीं चाहिए, मेरा स्कूल उठा लो ना, वहां कुछ भी फिक्स नहीं है भाई, वहां टाइम टेबल भी नहीं फिक्स है ना, हर 2 घंटे में टाइम टेबल बदलता है, तो उसको आप डेफिनेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डालोगे। ठीक है, मोर एकेडमी, यस। कौन है ये, राजा सर हैं या फिर यशमोर सर हैं? लेट मी चेक। अच्छा चलो गाइस, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर।